NCERT सॉल्यूशन चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर ऑलरेडी कर दिया है। तो अब जो इसके क्वेश्चंस है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। सबसे पहला पार्ट आपको क्या कहा गया है? सॉल्व। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है डियर? सॉल्व का मतलब होता है जो भी आपके पास वेरिएबल्स दिख रहे हैं उस इक्वेशंस के अंदर उनकी वैल्यू निकालना। तो फिलहाल हमारे पास पहला काम तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर x और y की वैल्यू निकालना है। देन hence find the value of m for which y = mx + 3। तो वही x और y इस इक्वेशन में भी है। तो आपके पास जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो वो आपने इस इक्वेशन में पुट करना है और फिर मिसिंग वैल्यू क्या निकालनी है? m। दो काम हमें करने हैं। सबसे पहले सॉल्व, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जब आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी तो वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे और वापस किसकी वैल्यू आ जाएगी? m की। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करा जाता है, कोई भी एक इक्वेशन जो आपको सिंपल सी नजर आ रही हो, जो भी आपका मन करे वो आप पिक कर लीजिए। दैट इज इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 2। वी पिक इक्वेशन 1। तो 2x + 3y = 11। 2x यही रहा, 11 - 3y। x = 11 - 3y/2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है ये इसको आपने इक्वेशन 3 ले लिया और ये x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 2 के अंदर। 2x - 4y = -24। तो देखिए x की जगह आ गया 11 - 3y/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। 11 - 3y - 4y = -24। तो क्या हो गया? 11 - 7y = -24। ये 11 में आ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। 11 का साइन ये नहीं है डियर, ये साइन आपका 7y का है। 11 का साइन क्या आपके पास? प्लस। तो वहां राइट साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा? -11। नाउ दिस इज -35। -7 से अगर आप डिवाइड करेंगे, अब इन दोनों के बीच में क्या साइन है? इन 2 का। तो इसीलिए -7 आ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब ये जो y की वैल्यू आपके पास आई है ये आप इक्वेशन 1, 2 या 3 कहीं भी रख सकते हैं, बट सिंपल ये रहेगा आप इक्वेशन 3 में रख दीजिए। नहीं तो आप 1, 2 या 3 कहीं भी रख सकते हैं। जो आपकी बनाई गई इक्वेशन है 1, 2, 3 तो में रख दीजिए। नहीं तो आप 1, 2 या 3 कहीं भी रख सकते हैं। जो आपकी बनाई गई इक्वेशन है 1, 2, 3। तो x 11 - 3y/2 ये आपके पास इक्वेशन 3 थी। अब y की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, ये हो गया 15। 11 - 15/2 आपके पास वैल्यू आ गई -2। तो x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। आपका एक काम तो हो गया जो कि सॉल्व पार्ट था। फिर आपको कहा गया था कि m निकालिए। जो दूसरी इक्वेशन आपको गिवन थी तीसरी, उसमें वो x और y की वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमने y की जगह 5 और x की जगह -2 रखा और आपके पास m की वैल्यू निकल कर आ गई, दैट इज -1। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी सबसे पहले आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड देन उनका सॉल्यूशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है। देखिए द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फाइंड देम। सबसे पहला काम एप्लीकेशन के लिए, तो फाइंड देम। 2 नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकंड नंबर इज y। एंड यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो x है वो y से बड़ा है। राइट। अब क्या बोला गया था? डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो डिफरेंस मतलब बड़े नंबर और छोटे नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है? 26। तो हमने लिखा x - y = 26 क्योंकि हमें क्या कहा गया है? इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस 26 है। वैसे तो ये y - x भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ अजम्पशन ले ली है कि x इज ग्रेटर देन y। तो x - y = 26, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट इज 1 नंबर। ये फर्स्ट नंबर आपके पास 1 नंबर इज को मैथ्स में इक्वल टू समझ लीजिए 3 टाइम्स द अदर नंबर। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर। तो ये आपके पास आ गया x = 3y विच इज x - 3y = 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन डियर और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। मेन फॉर्मुलेशन में दिक्कत है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी भी इक्वेशन से कोई भी वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। ये गलती मत कीजिएगा कि जिस इक्वेशन से निकालें उसी में रख दें, तो आंसर नहीं आएगा आपके पास। तो लेट इट बी। यहाँ पे इक्वेशन 2 हमें इजी लग रही है। तो बाय इक्वेशन 2 x - 3y = 0, तो x की वैल्यू 3y आई। ये जो वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाली है, इसे एक तो हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया और इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में।
तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपके पास 3y, राइट। दिस इज 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। आप यहाँ पर इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में, जहां आपका मन करे। तो यहाँ हमने रखा 13 इंटू 3, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 39, यानी वो जो दो नंबर है वो क्या है, फर्स्ट नंबर इज 39 एंड द सेकेंड नंबर इज 13। आप सिचुएशन भी चेक कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x जो है y का 3 टाइम्स है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट सप्लीमेंट्री क्या होता है। जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ओके, तो एक इक्वेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है यहाँ पर कि अगर दो एंगल्स हैं तो उनका सम क्या होगा 180 होगा, राइट। तो यहाँ पर नाम क्या दिया गया, लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, और उन्हें आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम उनको लेट कर लीजिए, लेट स्मॉलर एंगल इज x एंड द लार्जर एंगल इज y। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लार्जर एंगल x एंड स्मॉलर एंगल इज y। इट्स योर क्वेश्चन। आपके पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर आपको क्या बोला गया, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दो में से जो भी लार्जर एंगल है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी लार्जर बड़ा है स्मॉलर से कितना डिग्री 18 डिग्री, राइट। तो लार्जर एंगल है हमारे पास ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है, और डिफरेंस निकालने के लिए बड़े में से छोटे को आप माइनस करोगे, तो लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इक्वल टू 18, राइट। तो दोनों का डिफरेंस आपके पास था। एक्सीड्स में जनरली सब्ट्रैक्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो लार्जर एंगल एक्सीड्स स्मॉलर एंगल बाय 18। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, और इसे हम करेक्ट कर लेते हैं, x पहले लिखना है, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी इक्वेशन पिक कर लीजिए, फॉर एग्जांपल बाय इक्वेशन 2, ये हमने पिक करी, यहाँ से y की वैल्यू हो गई 18 प्लस एक्स, इसे हमने इक्वेशन 3 लेट करा, और इसे अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में y की जगह पर। तो ये हमने इक्वेशन 1 ली, और y की जगह आपके पास क्या आ गया 18 प्लस एक्स, तो हो गया 2x, 18 वहां जाके माइनस हो जाएगा, देन 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 18, इसे यहाँ इक्वेशन में रख दीजिए, तो ये आ गया 81 प्लस 18 99, तो y की वैल्यू भी आ गई और आपके पास x की। अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री भी बन रहा है, और जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है 18 डिग्री। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो सबसे पहले जो फाइंड वाला पार्ट है उसे लेट कर लेते हैं। The cost of each bat x rupees and the cost of each ball is y rupees. अब आपके पास इक्वेशन फॉर्म करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक बैट x रुपए का आता है तो 7 बैट कितने के आएंगे 7x, और एक बॉल अगर y रुपीस की है तो 6 बॉल 6y, और टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है बैट और बॉल में मिलाकर वो कितना हुआ फर्स्ट सिचुएशन में 3800 रुपीज। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर रुपीज 1750। अगर एक बैट x रुपीस का है तो 3 बैट कितने के आएंगे 3x रुपीस के। एक बॉल अगर y रुपीस की है तो 5 बॉल कितने की आएंगी 5y, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इज 1750। दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। ऐसा आपने एक्सरसाइज 3.1 में भी किया है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन फॉर्मेशन है इसकी। अब इनमें से कोई भी एक इक्वेशन पिक कीजिए। तो हमने सेकंड इक्वेशन पिक करी 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x को यहीं रखा, ये 3 वहां जाके डिवाइड हो गया आपके पास, इसे हमने इक्वेशन 3 ले लिया और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में x के प्लेस पर। तो बाय इक्वेशन 1 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, x के प्लेस पर आप देख सकते हैं हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y। अब यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं है तो आपको 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1750 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5y से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट।
प्लस माइनस 35y प्लस 6y, आपके पास 3800 चल रहा है। तो आपको इसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा डियर। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। और आपको ये जो 6 है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 एलसीएम चाहिए। तो ये 18y हो जाएगा आपके पास। अब माइनस 35 प्लस 18y इज माइनस 17y। 3 से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 11,400। यहाँ आकर माइनस कर दीजिए, ये 17y वहाँ चला गया। फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 50 आ गई। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में, 1 में, 2 में, जहां आप रखना चाहे वहां आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हमने इक्वेशन 3 में रखा है, y की जगह 50 रखा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 500। आई होप कैलकुलेशन पार्ट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। देखिए फोर्थ पार्ट, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। मतलब ये टैक्सी वाला आपसे दो तरीके के चार्जेस लेता है। एक उसकी टैक्सी में बैठने के या उसकी टैक्सी को देखने के, समझ लीजिए कुछ भी, मतलब आपके पास टैक्सी के फिक्स्ड चार्जेस हैं जो आपको पे करने ही करने हैं जैसे आप उसकी टैक्सी में बैठ जाएंगे। फिर जितने भी किलोमीटर कवर होंगे पर किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्जेस भी आपको पे करने हैं। यही कहा है उसने फर्स्ट 2-3 लाइंस में। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for distance covered। मतलब आपके फिक्स्ड चार्जेस होंगे और दूसरे आपके किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस। For a distance of 10 किलोमीटर the charges paid is ₹105। तो आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसमें आपने पे करे 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155। What are the fixed charges and the charges per kilometer? तो एक क्वेश्चन मार्क आपका ये है। फिर है how much does a person have to pay for 25 किलोमीटर। इस बात का आंसर तो आप तभी दे सकते हैं जब आपको ये पता हो कि उस टैक्सी के फिक्स चार्जेस कितने हैं और पर किलोमीटर चार्जेस कितने हैं। तो जो चीज फिक्स चार्जेस इज x एंड पर किलोमीटर चार्जेस इज y। अब देखिए आपने जो पहली जर्नी करी है वो 10 किलोमीटर की करी है, उसमें आपने एक तो फिक्स चार्जेस पे करे होंगे विच इज x रुपीज, और 1 किलोमीटर के आपको x रुपीज देने पड़, सॉरी 1 किलोमीटर के अगर आपको y रुपीज देने पड़ रहे हैं तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए 10y, और आपने इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए पे करे थे 105। सिमिलरली जब आपने नेक्स्ट जर्नी करी 155 की तो आपको फिक्स्ड चार्जेस पे करने पड़े x रुपीज और 1 किलोमीटर के चार्जेस हैं y रुपीज, तो 15 किलोमीटर के चार्जेस कितने हो गए 15y एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इज 155। तो ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो बाय इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपके पास y की वैल्यू निकल कर आ गई 10, जो आप इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में जहां आप चाहे वहां रख सकते हैं, दैट इज योर इक्वेशन 3। तो उससे रखकर आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी उस टैक्सी के फिक्स्ड चार्जेस है 5 रुपीज जो वो लेगा ही लेगा, और 10 रुपीज चार्जेस है जितना भी आप किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। अब पहला सवाल तो आपका क्लियर हो गया और उसका आंसर भी वापस निकल गया, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन कि 25 किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो कितना पे करना पड़ेगा, एक तो 5 रुपए फिक्स तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, प्लस 1 किलोमीटर के 10 रुपए हैं, तो 25 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट इज 5 प्लस 255 रुपीज आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। 2 क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखिएगा, 2 आंसर्स आपको जरूर देने हैं यहाँ पर। आई होप ये आपको पार्ट क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। If 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6। find the fraction। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए डियर आपको क्या चाहिए, जब तक आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं पता तो आप फ्रैक्शन नहीं बना सकते। पहले लेट कर लेते हैं, न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज y। तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिस इज योर ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया जाए, तो न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो आपके पास है दैट इज इक्वल टू 9/11। दैट्स इट। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया 11x दैट इज 22, 9y प्लस 18, 9y को इधर ले आइए, 22 को यहाँ लाकर माइनस कर दिए, दैट इज योर इक्वेशन 1, राइट। उसके बाद एक और सिचुएशन उसने क्रिएट करी, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाएगा, ऐसा आपको यहाँ पर कहा गया है। बस अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y, ये 18 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई।
तो बस अब इक्वेशन 1 और 2 आपके पास है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए। हमने इक्वेशन 2 पिक करी है और उसमें से x की वैल्यू निकाली है, और ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 जो है दैट इज 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 उसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। माइनस 4 उसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 11 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज माइनस 33 प्लस 55/6, ये माइनस 9y। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा ड्यू, 6 आ जाएगा। माइनस 33 प्लस 55y दैट इज, क्योंकि इसको एलसीएम बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी माइनस 54y प्लस 55y माइनस 54y दैट इज प्लस y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ रही है 9, और ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में कहीं भी रख दीजिए तो x की वैल्यू आपको मिल रही है 7। तो न्यूमिनेटर इज 7 एंड द डिनोमिनेटर इज 9, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो क्या था आपके पास 7/9। नाउ द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? क्या लेट करना है यहाँ पर हमें, जो चीज हमसे मांगी गई है। और वैसे भी डियर एजेस वाले क्वेश्चन में जर्नली, नॉट ऑलवेज, जर्नली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट एज ही लेट करी जाती है, क्योंकि अगर आपको किसी भी पर्सन की प्रेजेंट एज पता है तो आप ये बड़े आराम से बता सकते हैं कि आज से वो 7 साल बाद कितने का होगा या आज से 7 साल पहले का कितना का होगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर तभी दिया जा सकता है जब आपको प्रेजेंट एजेस पता है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपसे प्रेजेंट एजेस ही मांगी गई है, तो आप सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लीजिए। लेट जेकब्स एज इज x एंड जेकब्स सन्स एज इज y। अब क्या बोला गया था, 5 years hence यानी आज से 5 साल बाद, तो आज से 5 साल बाद जैकब भी 5 साल बड़ा होगा और उनका बेटा भी, राइट। जो भी उनकी प्रेजेंट एज उसमें 5 क्या हो जाएगा प्लस। नाउ दिस इज जेकब एंड दिस इज जेकब सन। अब क्या बोला गया, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब जो फादर है वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। तो ये तो ऑलरेडी बड़े हैं। अगर मुझे यहाँ इक्वेशन बनानी है, इक्वल टू डालूंगी तो गलत होगा, क्योंकि अभी तो जैकब जो है अपने बेटे से बड़े हैं। तो कितने बड़े हैं, 3 टाइम्स बड़े हैं। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करना है, या तो आप बेटे की एज का 3 टाइम्स कर दीजिए, या फिर आप जैकब की एज को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, जैकब के जो सन है उन्हें 3 टाइम्स कर दिया, ताकि दोनों क्या हो जाए इक्वल, क्योंकि जैकब तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैकब सन 10 ईयर है तो जैकब की एज इस टाइम कितनी है 30 years, राइट। अब दोनों को इक्वेट करना है तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैकब सन। तो आपने जैकब के सन को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करा, दैट इज 3y प्लस 15। 3y को यहाँ ले जाइए, 5 को यहाँ लाकर माइनस कर दीजिए, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर आपसे क्या कहा गया, 5 years ago, तो 5 years ago मतलब दोनों ही 5 साल छोटे होंगे, x माइनस 5 और y माइनस 5, दोनों में 5 साल छोटे हैं। अब इक्वल टू लगाना तो गलत होगा, क्योंकि ये जैकब के फादर, ये आपके पास जैकब है और ये जैकब सन है, राइट। तो ये तो बड़े हैं, तो इसमें क्या लिखा है, जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। यानी अगर इस टाइम सन 10 ईयर का है तो जैकब कितने हैं 70 years के। तो दोनों को इक्वेट करना तो गलत होगा। अगर दोनों को इक्वेट करना है तो आपको 7 टाइम्स किसका करना पड़ेगा, जैकब सन का, ताकि दोनों की एज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये हमने करा 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7y माइनस 35, 7y आपके पास यहाँ आ जाएगा, माइनस 5 वहाँ चला जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 आपके पास आ गई है। इक्वेशन 1 हमने पिक करी है, इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 2 में उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। आपके पास y की वैल्यू आ गई 10 years और x की वैल्यू आ गई 40 years। इसका मतलब जैकब की एज है 40 years।
of sun age is 10 years. Thank you so much guys for your love and